गौतम बुद्ध कहते हैं, जहाँ तुम रहते हो तुम्हारे संबंध मधुर होने चाहिए। और इसके लिए 4 अद्भुत सूत्र देते हैं। गौतम बुद्ध चेतना के आइंस्टीन हैं। उनके कहने का, सोचने का बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है। इसलिए बहुत साफ बातें कहते हैं, सूत्रवत बातें कहते हैं। 4 सूत्र का अगर तुमने पालन किया तो तुम्हारे संबंध मधुर हो सकते हैं। पहला सूत्र क्या है? जो है उसका सम्मान करो। आज का बिहेवियरल साइंटिस्ट, आज का मनोवैज्ञानिक कहता है ये सूत्रों का सूत्र है। हमारे युग की सबसे बेहतर जो ऑथर है बिहेवियरल साइंस पर, रोंडा बर्न, उसने 3 अद्भुत किताबें लिखी हैं। पहली सीक्रेट, द सीक्रेट। वो सीक्रेट क्या है? अहोभाव, आकर्षण का नियम, द पावर ऑफ अट्रैक्शन। पूरी किताब है। कहती है जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसी चीज़ें तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं। अगर तुम्हारी सोच निगेटिव है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो इतना काम करता हूँ, इतनी काबिलियत है, इतनी प्रतिभा है, इतना कुछ करता हूँ, लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं है। मेरी करनी बहुत है लेकिन मेरे पास फल नहीं है, मिलता नहीं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, जो भी करता हूँ सब बर्बाद हो जाता है, फल ही नहीं देता। और वे हमारे पास भी आते हैं और वे भूल जाते हैं, उनकी ये सोच ही उनसे सभी चीज़ें दूर कर देती हैं। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि सोच 2 प्रकार की हो सकती है। एक नकारात्मक, एक गिलास में पानी है, आधा पानी है। एक सोच हो सकती है कि आधा खाली है, आधा गिलास खाली है। अगर तुम्हारी ये सोच है तो तुम्हारी चेतना खाली की खाली रहेगी, तुम्हारा जीवन खाली का खाली रह जाएगा। अगर तुम्हारी सोच है, हे प्रभु आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता है। सोच क्या है? पावर ऑफ अट्रैक्शन। बड़ी अद्भुत किताब है, सीक्रेट। अब इसके बाद उसने एक और अद्भुत किताब लिखी, उसका नाम है द मैजिक, जादू। कहती है कि अब एक कदम आगे बढ़ाओ। क्या कहती है? जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड से भरो, अहोभाव। गौतम बुद्ध यही बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अहोभाव, ग्रैटिट्यूड एक चौराहा है। जैसे दिल्ली में कहीं भी जाना हो तो कहाँ से लोग लोकेशन बताते हैं? धौला कुआं। धौला कुआं से किधर जाना है? चौराहा है। ऐसे देहरादून में कहीं जाना हो तो घंटाघर, घंटाघर पहुँचे, उसके बाद अब जहाँ जाना है जाओ। हर शहर में तुम देखते होगे एक चौराहा। अहोभाव चौराहा है। ओशो कहते हैं 4 घाट हैं अध्यात्म के। साक्षी का घाट है, कृष्ण जिसके प्रवर्तक हैं। ध्यान का घाट है, गौतम बुद्ध जिसके प्रवर्तक हैं। समाधि का घाट है, जिसके पतंजलि प्रवर्तक हैं। सुमिरन का घाट है, जिसके गुरु गोरखनाथ प्रवर्तक। लेकिन चौराहा क्या है? अहोभाव। तुम सब साधक हो, लेकिन चौराहा कहाँ है? कहाँ पहले जाओगे? अपने गली से, कूचे से, घर से निकल के पहले तुमको चौराहे पर जाना होगा और वहाँ से फिर ये 4 घाट की यात्रा होती है। जब तक इस चौराहे पर तुम नहीं पहुँचोगे आगे की यात्रा नहीं हो पाएगी। तो ग्रैटिट्यूड, अहोभाव। पहला सूत्र सम्यक संबंध का गौतम बुद्ध देते हैं, अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। एक अमरीकी ने किताब लिखी है कि मानवीय गुणों के, ह्यूमन वैल्यूज़ के 10 लेयर्स हैं, 10 सोपान हैं। सबसे नीचे कंप्लेनिंग एटीट्यूड है,
देखते हो कुछ लोग बस शिकायत ही शिकायत करते हैं। और लोग पहली बार मिलते, हाँ कहो कैसे हो, बड़े अच्छे, ठीक है। मैं धनबाद गया था, ओशो का एक पुराना सन्यासी मिला, पेंटर था, कलाकार था। मैंने पूछा भाई कैसे हो, तो उसने कहा कि अब कैसे हो सकते हैं, एक ओशो सन्यासी है, मस्ती मस्ती है, बुलंदी बुलंदी है। उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छी बात है। बस अभी 5-7 मिनट ही बात आगे बढ़ी तो उसने कहा कि, उन्होंने कहा और कैसा सब चल रहा है दुकान में। अरे क्या दुकान चलेगी भाई, दुकान का तो भट्टा ही बैठ गया। अभी अभी कह रहा था कि ओशो का सन्यासी हूँ, अब क्या पूछना है, ओशो के सन्यासियों से कहीं हाल चाल पूछते हैं। अरे हाल चाल तो बुलंदी है भाई, तुम्हारे बहुत सारे परिचित हैं, मेरा मित्र ही था, किसी को कह दो कुछ करे मेरे लिए। उनके अच्छा ठीक है, और कहाँ है पत्नी, कहाँ है बच्चे, कहाँ हैं? बोले भाई जिस मकान में तुम आया करते थे बच्चे वहीं हैं, पत्नी वहीं है, मैं वहाँ नहीं हूँ। तुम वहाँ नहीं हो? नहीं भाई मेरे को निकाल दिया इन सब ने। मैंने कहा तुम कहाँ हो? बोले बस इसी दुकान में, यहीं सोता हूँ, यहीं बैठ। और वहाँ 40-45 मिनट के बाद इतनी निगेटिव भी बातें, शिकायत ही शिकायत, जमाने भर से शिकायत, पत्नी बुरी, बच्चे बुरे, ज़माना बुरा। अब वो भूल जा रहा है कि ये जो शिकायत की टेंडेंसी है यही सारी मिजरी का कारण है। और दूसरी ओर कुछ लोगों को देखोगे मस्त रहते हैं, पंजाबियों को देखो, खांदे पींदे लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, खाओ पियो मौज करो, और नहीं तो जो बचेगा लुटेरा अहमद शाह अब्दाली ले जाए। तो मस्त रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं। जो इतने आक्रमण हुए, ऐतिहासिक आक्रमण, उसके बाद भी इस कौम को देखो जिंदा है, क्योंकि जिंदा दिल है, अहोभाव है, ग्रैटिट्यूड। गौतम बुद्ध इसलिए तो इसी बात पर रोंडा बर्न ने पहली किताब तो सीक्रेट लिखी, आकर्षण का नियम। दूसरी बात कहा अहोभाव, द मैजिक। मैजिक क्या है? जिंदगी जादू ही हो सकती है अगर तुम जो है उसके प्रति अहोभाव है। पूरी किताब 300 पेज की लगभग किताब है, तो इसी पर है, एंड बेस्ट सेलर है। तीनों किताबें उसकी बेस्ट सेलर है। और फिर और इसके आगे एक तीसरी किताब उसने लिखी, द पावर। पावर क्या है? अब जो चीज़ें हैं या जो चीज़ें तुम पाना चाहते हो उससे प्रेम करना शुरू करो। कमाल की बात कह रही है, कमाल की बात कह रही। जो तुम पाना चाहते हो अभी मिला नहीं, पाने की पहली शर्त है कि उससे प्रेम करो। वैभव चाहते हो तो वैभव से प्रेम करो। और तुम कहो जीवन तो नश्वर है, पैसा लेके क्या करना, पैसा छू के क्या करना। अब पैसे से तो तुमको प्यार है नहीं, तो पैसा क्यों आएगा तुम्हारे पास? ओशो बार बार करें जोर बादा बुद्धा बोले, क्या कहते हैं? वैभव को प्यार करना सीखो, ऐश्वर्य को प्यार करना सीखो, संबंधों को प्यार करना सीखो, तो फिर संबंध मधुर हो जाएंगे, वैभव आ जाएगा, तुम जोरबा बन जाओगे, फिर बुद्धा बन जाओगे। लेकिन अगर तुमको वो चीज़ तुम्हारी ओर अट्रैक्ट नहीं होती है जिसको तुम प्यार नहीं करते, अगर कबीर पंथी दुनिया भर के गरीब हो गए, इसका बड़ा कारण है कि उन्होंने वैभव से प्यार नहीं किया। और नानक पंथी दुनिया भर में अमीर हो गए क्योंकि उन्होंने वैभव से प्यार किया। तो पहला सूत्र है कि जो है तुम्हारे पास उसको उसके प्रति अहोभाव से भर जाओ। पत्नी है, बेटा है, परिवार है, माता है, पिता है, मित्र हैं, अहोभाव से भरो कि हे प्रभु क्या नहीं दिया तुमने। एक जिम ओटमैन है, वो किताब लिखता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। इतनी चीज़ें वरदान में हमको मिली है जीवन में। आँखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, जिह्वा दिया है स्वाद लेने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, हाथ दिए हैं काम करने के लिए। कुछ कमी है क्या जीवन में? कुछ कमी है क्या? क्या यह अहोभाव के लिए काफ़ी नहीं? तो अहोभाव को अपने जीवन की शैली बना लो। दूसरा क्या कहते हैं? जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो, उससे प्रेम करो। आज की भाषा में, रोंडा बर्न की भाषा में,
बुद्ध कह रहे हैं जो नहीं है उसके लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन परेशान मत हो। परेशान मत हो कि मेरे पास कार नहीं है, स्कूटर है तो सोचता कि कार नहीं है, एम्बेसडर कार हो जाता। एम्बेसडर कार हो गया, आप परेशान है कि ये कोई कार है, हॉर्न छोड़ करके सब कुछ बजता है इसका। एक मारुति कार होनी चाहिए, एक इनोवा कार होनी चाहिए, तो कुछ और कार होनी चाहिए, वो भी आ गई। अब कुछ और चीज़ के लिए परेशान हो, जो है उसका। तो जो नहीं है, हमारे पास तुमको कार चाहिए, तुमको मकान चाहिए, ठीक है, उसके सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाए। धैर्य नहीं है आदमी को, बस जल्दी हो जाए। मैं देखता हूँ पश्चिम में लोग जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, बस जल्दी से लोन ले लो, मकान भी ले लो, सब कुछ, कार भी ले लो, और ज़िंदगी भर किस्त भरते रहते हैं। जल्दी क्या है? आराम से पुरुषार्थ करेंगे, वैभव पैदा करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तो दूसरा सूत्र, जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो, मगर अधीर मत हो, उसके लिए परेशान मत हो। ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या गौतम बुद्ध कह रहे हैं? अभी तुमने गीत गाया है उनका। तीसरा सूत्र क्या है? अगर शांत रहो, मन शांत है तो सक्रिय हो जाओ। हम क्या करते हैं? मन शांत है, चलो बिस्तर पर लेट जाते हैं, आराम करते। देखते हो कि नहीं टेंडेंसी, मन शांत है, करना क्या? नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है। अभी मन शांत है, सक्रिय हो जाओ, क्योंकि अभी जो भी बीज बोओगे वो अच्छी फसल लाएगा। कोई पेंडिंग काम है अभी कर लो, किसी से बात करनी है, बिजनेस की बात करनी है, नौकरी की बात करनी है, कोई भी बात करनी है, अभी मन बड़ा शांत है, अभी बीज बो। लेकिन हम क्या करते हैं? जब शांत रहते तो बिस्तर पर लेट जाते, बड़ा चित्त शांत है, चलो लेट के आराम करते। अरे ये अवसर नहीं है आराम करने का, अभी चित्त शांत है, अभी सक्रिय हो जाओ। और चौथा सूत्र गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? जब अशांत हो तो निष्क्रिय हो जाओ। और हम सर्वाधिक सक्रिय कब होते हैं? जब अशांत होते हैं। पत्नी ने कुछ कह दिया है, अब मन अशांत, अभी निपट लो इससे। अरे भाई अभी मन ऑफिस से आए हो, ऑफिस में बॉस से झगड़ा करके आए हो, पत्नी ने कुछ बात करने को बैठी है, कुछ बात कर रही है, और बस तुम भी शुरू हो गए, और ऑफिस का जो झगड़ा है तुम घर में ले आए। पत्नी से इतना कहो कि ऑफिस में कुछ हुआ है, मन जरा अशांत है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे। बस इतनी सी बात है, पेंडिंग नहीं डालोगे। अशांत रहोगे तो कुछ भी पेंडिंग नहीं डालते हो, अब भी का अब भी निपटा लो बिल्कुल। और शांत रहते हो तो हर चीज़ को पेंडिंग डाल देते हो। गौतम बुद्ध तुमसे सहमत नहीं? गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जब मन शांत हो, देख लो बड़ा चित्त शांत है, अभी जैसे चक्का पीछे पीछे बैलों के चलता जाता है, वैसे ही हो यदि मन चंगा सुख की गंगा ले आता है। अभी मन चंगा है, अभी सक्रिय हो जाओ। और मन अगर अशांत हो तो निष्क्रिय। ये चार सूत्र अगर तुमने जीवन में पालन किया तो जोरवा द बुद्धा बन सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको हम सत्संग से, प्रवचन से नहीं समझेंगे। ना ये ना आत्मा प्रवचने न लभ्य। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना ये ना आत्मा प्रवचने न लभ्य। प्रवचन से आत्मज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान होता है जीवन की किताब को खोलो, उसको पढ़ो। तो आओ जीवन की किताब को खोलते हैं। जीवन की किताब में अब संबंधों को कुरेदते हैं। हमारे संबंध खास करके गौतम बुद्ध कहते हैं जो आपके इमीडिएट संबंध है। इमीडिएट संबंध किससे है? बॉस से है। आज की भाषा में अब गौतम बुद्ध को 2500 साल से खींच करके 21वीं सदी में ला रहे हैं कि सबसे इंटीमेट रिलेशन किससे तुम्हारा होता है? बॉस से। राइट? बॉस दो प्रकार के हैं। एक बॉस तुम्हारे ऑफिस में, जो तुम्हारा सीनियर है वो तुम्हारा बॉस है। 8 घंटे ऑफिस में बिताते हो तो 8 घंटे जिससे संबंध होता है वो किससे होता है? बॉस से। उससे संबंध तुम्हारे मधुर होने चाहिए। बहुत प्यारा सूत्र दे रहे हैं।
से यस टू द बॉस, डोंट से नो टू द बॉस। ये बहुत प्यारा सूत्र है। कहने का तरीका होना चाहिए। सब चीज़ों पर जहाँ ना नहीं कह सकते हो तो वहाँ कहने का एक सलीका होना चाहिए। यस कहने के लिए सलीका की ज़रूरत नहीं है। घी का लड्डू टेढ़ो भला, ना कहने का बहुत सलीका होना चाहिए। उसमें क्या तरीका है, सलीका क्या है? जैसे तुम सहमत हो बॉस से, बॉस ने कुछ आदेश दिया, तुम्हारी नज़र में भी लगता है कि बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको यस बॉस, वी शैल डू इट। लेकिन जहाँ तुमको लगता है कि संस्था के हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, ऑफिस के हित में नहीं है, या तुम्हारे हित में नहीं है, या बॉस के हित में नहीं है, तो वहाँ कहो कि बॉस इस पर सोचते हैं कैसे किया जा सकता है। बॉस इज इंटेलिजेंट, याद रखना, नेवर थिंक दैट ही इज़ अ डफर। जैसे तुम कहते हैं कि ओके बॉस लेट मी थिंक अबाउट इट, मतलब तुम्हारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, उस समय ना मत कहो। फिर कुछ देर बाद, घंटे भर बाद, एक दिन के बाद आओ कि बॉस इस तरह अगर करेंगे तो ये बाधाएं आ सकती हैं, ये कठिनाइयाँ आ सकती हैं, इस पर आपका क्या गाइडलाइंस है। 90% केस में बॉस विल एग्री विद यू। अगर उस समय तुमने कह दिया कि सॉरी सर वी कैन नॉट डू इट, तो 90% तुमसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन तुम अगर कहते हो कि ओके बॉस लेट मी थिंक अबाउट इट, व्हाट कैन बी डू अबाउट इट, और फिर जा कर के टाइम लो और फिर जाके कहो कि बॉस इस तरह से करने से ऑफिस के लिए, आपके लिए, या हमारे लिए, या राष्ट्र के लिए, या ये इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, या कुछ हो सकता है, तो कहे अच्छा। अब वो कहेगा लेट मी थिंक अबाउट इट, या तो वो तुरंत राजी हो जाएगा कि हाँ ठीक तुम कह रहे हो, या कहेगा अच्छा मुझे सब सोचने दो। तो कभी भी बॉस को ना नहीं कहना है। और जहाँ मैं तुमसे जितने भी अच्छे मैनेजर हैं ना, टॉप क्वालिटी मैनेजर, चाहे बॉस क्यों ना हो, अच्छे बॉस तो अपने सबॉर्डिनेट को भी तुरंत ना नहीं कहते। एक जेके ईरानी थे, टाटा के ग्रुप्स के चेयरमैन थे। तो 1995 की बात है, मैंने एक क्वालिटी सर्किल को नया रूप दिया था, टोटल क्वालिटी सर्किल या कौशल चक्र। बाद में कोल इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, स्पेशली साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जहाँ केवल 50-60 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इसको अडॉप्ट करके पहले ही साल में 1100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में दूसरे भी जो प्रतिष्ठान हैं वहाँ भी कौशल चक्र को जाना चाहिए। तो मैंने जय ईरानी को चिट्ठी लिखी कि इस तरह से कौशल चक्र हमने लोगों ने डेवलप किया है, आप चाहें तो हम वहाँ पर आप बता सकते हैं, इस कंसल्ट दे सकते। जो ईरानी साहब का पत्र आया, मैंने सबॉर्डिनेट हमारे कुछ ऑफिसर बैठे थे, उनके यहाँ खोलो क्या चिट्ठी में लिखा है। तो लिखा कि आई वॉज रियली डिलाइटेड टू नो द डिस्कवरी ऑफ कौशल चक्र। तो मैंने अपने उस ऑफिसर को कहा कि रुक जाओ छोड़ दो। बोले क्यों सर, इतनी तारीफ़ करा कि नहीं, अंत में ना कहेगा। और पूरी चिट्ठी में करीब 15-16 पंक्तियाँ थीं और 15 पंक्तियों में उसने तारीफ़ की और सब बड़े खुश हो रहे थे हमारे अफसर। मैं तो समझ गया कि अंत में ना कहेगा। और लास्ट हाउ एवर वी हैव गॉट आवर ओन मैनेजमेंट टीम एंड दे विल लुक आफ्टर आवर इंटरेस्ट, बस ख़त्म हो गई। लेकिन कितने सलीके से ना किया कि हम भी वाह वाह कह उठे, क्या बात है। तो याद रखना, चाहे घर की बॉस हो, जैसे मान लो तुम गए हो, पत्नी ने कहा चलो जल्दी से हाथ मुँह धो के तैयार हो रहे, बाज़ार चलना है, तुम्हारा तो मूड वहीं से ऑफ है। ऊपर से पत्नी ने नया आदेश फरमा दिया कि चलो बाज़ार चलना है। अब तुमको ना कहना है, ठीक है, तो बैठ जाओ, अच्छा पहले चाय पी लेते हैं। चाय वाय पी लिया, बोला हाँ बाज़ार से क्या ख़रीदना है। बोला वो बच्चों की कुछ किताबें खरीदनी है, टिफ़िन बॉक्स खरीदना है, और क्या खरीदना है। तुमको जाना बिल्कुल नहीं है, मन नहीं है जाने का, ठीक, और क्या खरीदना है, कुछ और लिस्ट कहा। बोला कि लेकिन मेरा मन था कि तुम्हारे साथ जाते, तुम्हारे लिए बहुत दिन से साड़ी नहीं खरीदा। साड़ी खरीदना नहीं है तुमको कम से कम अभी तो नहीं खरीदना है। तो कहे नहीं, थोड़ा फुर्सत से चले, जहाँ थोड़ा और भी हो। आज थोड़ा वो शर्मा जी के यहाँ अपॉइंटमेंट दे दिया था, तो फिर जाना था मुझे, तो फुर्सत से सैटरडे को चले। पत्नी तुम्हारी राजी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे
कि नहीं हम तो नहीं जा सकते, हमने तो शर्मा जी को टाइम दे दिया है। पत्नी कहेगी हमारे से ज़्यादा शर्मा जी महत्वपूर्ण हो गए, और पत्नी नाराज़ हो जाएगी। तो ना कहने का हाँ उस दिन, हाँ अगर कहते हो कि साड़ी खरीदना है तब उस दिन जाके खरीदो। ऐसा नहीं कि आज नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीदा और पत्नी को बहला दिया, नहीं। अगर तुमने, मैंने उदाहरण किया कि भाई तुम्हारे लिए मेरा मन है कुछ लेने का तो कुछ लो। फिर अगर पत्नी से वादा करते हो, एक कपल आया था तो उसने कहा कि पत्नी आई, उसने कहा कि मैं तो पति से 16 साल से नाराज़ हूँ। हमने क्या हुआ? बोले कि पहली मैरिज एनिवर्सरी में इसने कमिट किया था कि मेरे लिए एक हार बनवाएगा, तो इसने बनवाया नहीं। तो हमने कहा 16 साल से नहीं बनाया, पति वहीं था। हमने कहा भाई तुम भी आ जाओ, क्यों नहीं बनवाया पत्नी को? बोला कि देखिए हुआ यूँ कि हार बनवाने को मैंने कहा था, पैसे भी जमा किए थे, तब तक मेरे घर पर पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ गई तो मैंने वो पैसे उनको दे दिए। हम बोले कि वो तो उस समय दे दिए, बाद में क्या हुआ? बोले कि हर एनिवर्सरी में मैं ऑफ़र करता हूँ कि चलो तुम्हारा हार बनवाना है। वो कहते कि जब चाहिए था तब तक तुमने बनवाया नहीं, अब बनवा के क्या करोगे? और 16 साल से वो पत्नी को इसी बात के लिए नाराज़ है। तो एक बात इससे है कि अगर कोई वादा करो तो वादा ज़रूर पूरा करो, नहीं तो वादा मत करो। कम से कम वादा करो, बिल्कुल ठीक बात है, कम से कम वादा करो, लेकिन वादा करो तो उसको पूरा करो। हम अपने जीवन की कथा खुद ही लिखते हैं। जीसस का एक वचन तुम्हें याद होगा, जीसस कहते हैं जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसका जो थोड़ा बहुत है वो भी ले लिया जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि मुझे मेरा पति प्यार नहीं करता, मुझे मेरा ही पत्नी मुझे प्यार नहीं करती, तो जो थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये तुम्हारी सोच के अनुसार तुम्हारा संसार क्रिएट होता है। यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन वर्ल्ड, तुम सृजन करते हो। दिस इज़ पावर ऑफ क्रिएशन। तुम क्रिएट कर रहे हो अपने सामने। तुम सोचते हो कि मेरा बॉस, मेरा पति, मेरी पत्नी मेरा ख्याल नहीं करती, और इसके कारण ही अधिकतर पति पत्नी के संबंध कटु हैं। एक अमेरिकी ने अभी किताब लिखी है द हैट्रेड इन मैरिटल लिविंग। द हैट्रेड, वो कहता है 90% केसेस में एलिमेंट ऑफ हैट्रेड इज़ देयर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। प्रेम भी है तो हैट्रेड ज़्यादा है। और इसका एक बड़ा कारण है कि दोनों की सोच एक नेगेटिव हो गई है कि हमारा जो स्पाउस है वो मुझे प्रेम नहीं करता या बहुत कम करता है, और ये जो सोच है मैरिटल लिविंग को और बर्बाद किए दे रही है। अगर तुम्हारी ये सोच हो जाए, मुझे आश्चर्य होता है, मैंने देखा यूरोप में देखा, स्पेन में खास करके देखा कि वहाँ शादियाँ नहीं होती हैं, वहाँ लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादा है, और उनके लिव इन रिलेशनशिप अमेरिका के या भारत के जो मैरिटल कपल्स हैं उनसे ज़्यादा स्थायी है, ज़्यादा परमानेंट है। मुझे लगा कि हो क्या रहा है। मैंने पूछा कि जिसके साथ एक बार लिव इन रिलेशन हो गया ज़िंदगी भर रहते हैं और प्रेम से रहते हैं। बोला कारण क्या है? कारण ये है कि हम जानते हैं कि तो लिव इन रिलेशनशिप है, जैसे ही हमारा सम्मान घटा, हमारा प्रेम घटा, आई विल लूज़ माई स्पाउस। तो हम हमेशा रिस्पेक्टफुल रहते हैं, हमेशा लविंग रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और वहाँ सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है कि अपने स्पाउस को आपने बिना कारण के छोड़ दिया। मैंने पूछा कि वहाँ स्पेन में पूछा कि क्या यहाँ क्राइम्स होते हैं? उनका कि कभी कभी होता है, नहीं तो यहाँ कोई क्राइम नहीं होता है। तो बड़ा यहाँ सबसे बड़ा क्राइम क्या है? क्या मर्डर लोग करते हैं? क्या लूटपाट करते हैं? नहीं, ये सब तो नहीं होता। सबसे बड़ा क्राइम है कि आपने बिना कारण के अपने स्पाउस को छोड़ दिया। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट क्राइम। और वहाँ इतना रिस्पेक्टफुली रहते हैं, इतनी पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, और जहाँ लीगली हम बंध जाते हैं, जहाँ अधिकार हो जाता है, ये जो अधिकार है ना, ये कामना को जन्म देता है, और ये कामना कोई दूसरा स्पाउस तुम्हारा फुलफिल कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो अपनी सोच को बदलो। कारण क्यों मैं ऐसा कहता हूँ?
इसलिए कहता हूँ कि तुम प्रेम पूर्ण हो तो एक दिन परमात्मा तुमको अपना सिंहासन बना लेगा। अभी कसौल में फॉरेस्ट थेरापी में गए थे, इसकी खूब चर्चा वहाँ हुई कि अगर तुम प्रेम पूर्ण हो, तुम पत्नी के प्रति हो कि किसके प्रति हो, ये इट डजंट मैटर। अगर तुम प्रेम पूर्ण हो, जैसे फूलों में खुशबू है, तो परमात्मा तुम में उतर आएगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, साँच कहूँ सुन ले उस समय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तुम्हारा प्रेम पूर्ण होना परमात्मा को पाने की शर्त है। अगर तुम प्रेम पूर्ण नहीं हो, चाहे पति हो सामने कि पत्नी हो सामने, अगर तुम प्रेम पूर्ण नहीं हो, तुम शिकायत से भरे हो, तो एक बात पक्की है कि परमात्मा के तुम सिंहासन नहीं बन सकते। तो तुम अपनी ओर से प्रेम पूर्ण रहो, चाहे सामने वाला तुम्हारे प्रति प्रेम पूर्ण हो या नहीं हो। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, और ओशो भी कहते हैं कि स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो। इसलिए प्रेम नहीं करो कि प्रेम करना परमार्थ कुछ कर रहे हो, प्रेम इसलिए कर रहे हो कि एक दिन परमात्मा तुम्हें चुन ले, उसकी नज़र में तुम चुने जाओ। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम दूसरा कैसा भी व्यवहार करते हो, अपनी ओर से गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो, जो भी सामने आए उसको गले से लगाते चलो, वो अगला जाने वो उसका प्रॉब्लम है। तुम तो परमात्मा के प्रति उत्तरदायित्व बने रहो। जहाँ भी तुम काम करो, निष्ठापूर्वक काम करो। ये सूत्रों का सूत्र है। बॉस कितना भी नाराज हो तुमसे, यहाँ तक कि तुम्हारा व्यवहार भी कभी ठीक नहीं हो, लेकिन अगर तुम अच्छे वर्कर हो तो बॉस हमेशा तुमको प्यार करेगा, हमेशा। मैं तुमको बताता हूँ, मेरा ट्रांसफ़र बिलासपुर हुआ ACCL में, CMPDI में। वहाँ ड्रिलिंग कैंप्स होते थे। तो हमारे जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि सर एक कैंप आपको ले जाना चाहेंगे, हंसदेव कैंप है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बदमाश लोग वहीं रहते हैं, और सबसे बदमाशों का एक लीडर है वो फागू राम करके, तो उसको डिसमिस करना है। हमने कहा अच्छा चलो चलते हैं। तो वहाँ गए, तो वहाँ हमने कहा कि ऐसे ऐसे है, हम लोग नई कौशल चक्र यहाँ पर लागू करेंगे, जहाँ सबकी सलाह से करेंगे। तो फिर जैसे मैं निकला, वो फागू राम जिसके बारे में वो ट्रेड यूनियन लीडर था, उसने कहा कि शुरू में बॉस आते हैं सब तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, थोड़े दिन में पता चल जाता है कि ये सब कितने बदमाश होते हैं। तो मेरे सबॉर्डिनेट अफसर ने कहा कि सुना सर आपके बारे में क्या सुना, कोई बात नहीं, कहने दो उसको। फिर क्या हुआ कि हमारे लोग तैयार थे कि कोई इसकी गलती मिल जाए ताकि उसको डिसमिस करें। उसने क्या किया कि ड्रिलिंग में रिकवरी होता है, अगर आपको 70% से ज़्यादा रिकवरी हो स्टोन में और 90% ज़्यादा रिकवरी हो कोयले में, तो इंसेंटिव दिया जाता है। तो इंसेंटिव पाने के लिए फागू राम ने क्या किया कि अपने ड्रिलिंग में दूसरे बोरहोल, रिकवरी कम थी तो दूसरे बोरहोल का पत्थर ला करके यहाँ जमा दिया ताकि रिकवरी ज़्यादा शो किया, और वो पकड़ा गया, क्योंकि जियोलॉजिस्ट तो पकड़ लेंगे यहाँ पर ये पत्थर कहाँ से आ गया। तो कंप्लेन हुआ, इंक्वायरी हुआ, और उसका प्रमाणित हो गया कि उसने बदमाशी की है, और रिकमेंडेशन कमेटी ने कर दिया कि इसको डिसमिस कर दिया जाए। मैंने कहा ठीक है, उसको बुलाओ। तो फिर मैंने एक लेटर डिक्टेट किया कि ऐसे ऐसे करके उसको देना है। तो आया, तो फिर लेकिन अपने ऑफिसर से पूछा ये बताओ काम में कैसा है। तो बोला कि काम में तो सबसे अच्छा है। कितने साल से काम कर रहा है? तो 15 साल से काम कर रहा है। मैंने कहा तुम लोग गलती पकड़ने की 15 साल से कोशिश कर रहे हो? बोला बिल्कुल, लेकिन पकड़ाता नहीं था सर, इस बार पकड़ में बड़ा मुश्किल से आया, इसको छोड़िएगा नहीं। हम कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उसको लेटर डिक्टेट किया, और लेटर डिक्टेट करके उसके हाथ में दे दिया। बोला कि वो तो मुझे मालूम था कि आप हमको डिसमिस करेंगे, अच्छा साहब चलता है। तो गया तो किसी से बोला, वो तो अंग्रेजी में लिखा था, उसने पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, तो किसी से पढ़वाया कि क्या लिखा है लेटर में। तो बोला कि फागू राम तू तो बच गया, इस लेटर में तो डिसमिस नहीं किया। तो पढ़ा क्या कहा? बोला कि तुम्हारी गलती तो प्रमाणित हो गई है, लेकिन चूँकि तुम बहुत अच्छे वर्कर हो तो तुम बहुत अच्छा इंसान बनना भी सीख जाओ, तो कंपनी को बड़ा लाभ होगा, इसलिए तुम्हें माफ़ किया जाता है।
वो तो दौड़ा दौड़ा आया, चरणों पर गिर के लगा रोने, बोला साहब अब मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। और इतना अच्छा वर्कर ही, और बाद इतना अच्छा वो इंसान बन गया कि करीब करीब उस कंपनी का एक अच्छे लोगों में से वो बना। तो क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि ही वॉज ए गुड वर्कर। चाहे वो बातचीत में कितना भी फुहरता या कितना भी गाली देता था, लेकिन एक अच्छे वर्कर को कोई लूज करना नहीं चाहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने काम को हमेशा निष्ठापूर्वक करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पत्नी कितना भी बुरा व्यवहार करे, पति कितना भी बुरा व्यवहार करे, तुम अपनी भूमिका निभाए जाओ और फिर देखो कि कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन बनता है। लिसन, जस्ट लिसन। बहुत सारे लोग, खास करके तुम जाते हो, पत्नी कुछ कहती है। पत्नी क्या कहती है? जैसे मान लो कि बच्चा पड़ोस में गया, शर्मा जी के घर गया और उनके बच्चों से झगड़ के चला आया। अब तुम ऑफिस से आए हो, पत्नी क्या करेगी? देखो ना आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब तुम्हारे पति को धैर्य नहीं होता है, वो तुरंत ही सलूशन देने लगता है। उसको लगता है कि पत्नी जो भी हमसे बात करी वो एक समस्या है, तो अब पति समाधान देने के रोल में तुरंत आ जाता है। कोई पत्नी अपने पति को इतना प्रज्ञावान नहीं मानती कि उससे वो समाधान दे। फैक्ट यही है सारे पतियों के लिए। कोई भी पत्नी अपने पति को इतना प्रज्ञा पुरुष नहीं मानती कि उसकी समस्या को समाधान करे। वो क्यों कहती है? जस्ट शी शेयरिंग, तुम सुनो। और कोई पति धैर्य से सुनना नहीं चाहता। इसलिए अधिकतर पत्नियों को देखोगे कहेंगी सुनिए जी। कोई पति नहीं कहता है सुनिए जी पत्नी को, वो तो सुनती है बेचारी। लेकिन पति सुनता नहीं है तो पत्नी को बार बार टोकना पड़ता है सुनिए जी, क्योंकि वो सुनता नहीं है। तो क्यों पति से वो क्यों शेयरिंग कर रही है? वो चाहती कि तुम बस सुन लो, समाधान मत दो, क्योंकि समाधान देने लायक तुम हो ही नहीं। तुम केवल अपना जो कूड़ा करकट था, तुम्हें डस्टबिन से ज़्यादा महत्व नहीं देती। तुम्हें क्या करना है? जस्ट लिसन। हाँ। कभी कभी सास और बहू में भी होता है, तो तुम्हारी माँ भी तुमसे कहेगी कि देखो बहू ने ऐसा किया वैसा किया और फ्रिज भर दिया और खाना बर्बाद कर दिया, ऐसा किया, इतना खाना फेंक दिया। तुम समाधान मत दो, माँ की हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बस ये भी मत कहो पत्नी ने खराब किया, ये भी मत कहो कि तुमने खराब देखा, कुछ भी मत। जस्ट लिसन एंड योर मदर इज़ हैप्पी। उसी तरह पत्नी का देखो तुम्हारी माँ ने आज ऐसे किया, माँ ने तुम्हारे वैसे किया, हाँ। ये भी मत कहो माँ ने बुरा किया, ये भी मत कहो कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है। और दोनों खुश हैं, बोथ आर हैप्पी, क्योंकि तुमने सुन लिया। बस तुम बीच में अपना उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही सुलझ जाती हैं। तो इसी तरह से बॉस कुछ कह रहा है, पति कुछ कह रहा है, पत्नी कुछ कह रही है, और तुम अगर चुपचाप हो जाता, अब तुम्हारा रिएक्शन तो तुमने दिया ही नहीं, तो बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि तुम्हारी राय के बारे में वो अनभिज्ञ है कि तुम्हारी क्या राय है। और जैसा इन्होंने कहा कि बॉस कुछ भी कहता है, यस बॉस, यस, हाँ, तुमने सुन लिया। कुछ बात अच्छी कहने लायक हो तो ठीक है, कहो। और तुमको कोई डिसेंट कर रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, तो कहने की ज़रूरत क्या है, जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं हो। अगर बहुत ज़रूरी हो तो कहो कि अच्छा बॉस, इस पर मैं सोचता हूँ, और उस समय ना कह करके कोई और समय खोजो और फिर कहो। लेकिन ये सूत्र बड़ा प्यारा है, संबंधों को अगर मधुर बनाना है तो जस्ट लिसन। सूफी बाबा शाह कलंदर, एक ड्राइवर बैठा था मेरी कंपनी का, वो मुझसे सोचता था कि ऑफिस में साहब से जाके मिलना हो ना हो, यहाँ पर तो अब ना नहीं कहेंगे, तो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। और सूफी बाबा मुझसे कुछ बातें करते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, तो मैं सोचता था कहाँ ये खलल डाल रहा है, तो उसकी बात मैं सुन नहीं रहा था। और सूफी बाबा नोट कर रहे थे, ये ड्राइवर को ये सुनना नहीं चाहता। उनके सुनो जी, बोलता था नार में और नूर में, था अनलहक बोलता मंसूर में, बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में पूछो तो अल्लाह है, बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, बोलते को बोल के नाता रहा। ये सारे नाते रिश्ते बोलने को है। तुम क्या सोचते हो कि मुझसे परमात्मा बोल रहा है, उसके मुख से शैतान बोलेगा? उसकी बात सुन तो लो। कितनी प्यारी बात कह रहे थे।
ना तो हम, फिर उन्होंने क्या कहा, ना तो हम बोलते हैं ना तो तुम बोलते हो, एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है। कब किसके मुख से परमात्मा बोले ये कोई नहीं जानता है। कृष्ण मेरी दृष्टि में, जो आजकल कृष्ण संहिता के नाम से ओशो का प्रवचन संकलित है, ओशो कहते हैं ऐसा कोई कृष्ण नहीं है जिसके मुख से 24 घंटे कृष्णत्व बोले, और ऐसा कोई अदना व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे 24 घंटे में एक बार परमात्मा नहीं बोले। तो ऐसे सुनो, कब किसके मुख से परमात्मा बोल जाए। पत्नी के मुख से भी बोल सकता है, पति के मुख से बोल सकता है, बॉस के मुख से बोलता है। तो सुनो कम से कम, हाँ वो बात मानो जो तुमको जचे। सब बात मानने की ज़रूरत नहीं, बट रिस्पेक्टफुली लिसन टू द पीपुल इंक्लूडिंग योर बॉस। 4 सूत्र आधुनिक मनोविज्ञान ने दिए हैं, उन 4 सूत्रों का भी पालन करना है अगर अपने संबंध तुम मधुर रखना चाहते हो। और एक शब्द एब्रिविएशन उसका हम डिस्कस करेंगे, वो शब्द है वाट, WART। W स्टैंड्स फॉर विन विन। संबंध 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला विन लूज, हम जीते तुम हारो, ठीक है। थोड़े दिनों में, चाहे मित्र हो कि व्यापार पार्टनर हो या बॉस हो, सबऑर्डिनेट हो, लेकिन हमेशा अगर तुम सोचते हो कि मैं जीतूं और अगला हार जाए, चाहे पति पत्नी हो, तो ये संबंध स्थायी नहीं रहेगा। दूसरा लूज विन, हर बार हम हार जाएं लेकिन अगले को हम जिता दें, चाहे पति हो कि पत्नी हो कि बॉस हो, तो ये संबंध भी चिरस्थायी नहीं रहेगा। क्योंकि लूज करते करते एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा लूज करने को, और उस दिन तुम इस स्थिति में नहीं रहोगे कि कोई तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहेगा। तो लूज विन भी संबंध मत करो। तीसरा क्या है, लूज लूज, हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर दोनों ही डूब गए तो फिर संबंध बनाने वाला ही नहीं बचेगा। तो लूज लूज संबंध भी मत करो। चौथा संबंध विन विन, हम भी जीते तुम भी जीतो। इसलिए जिससे तुम संबंध में हो, चाहे बॉस हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, पिता हो, मित्र हो, व्यापारी हो, तुमको कैसा संबंध बनाना है, विन विन। विन विन का क्या मतलब, जिससे तुम संबंध बना रहे हो उसका 51% ख्याल रखो, 51%, लेकिन अपना, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी संस्था का भी 49% ख्याल रखो। अगर इस तरह तुम संबंध बनाते हो तो संबंध चिरस्थायी होता है। लोग जानते हैं कि ये बंदा जो है चालाक नहीं है, ये होशियारी नहीं करता, ये चतुरता नहीं करता, जिसके साथ भी डील करता है उसका भी ख्याल करता है। तो तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, चाहे व्यापारिक हो कि पारिवारिक हो या किसी प्रकार का संबंध हो, हर कोई तुमसे मधुर संबंध रखेगा, संबंध बनाना रहेगा, तुम्हारी विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो ये ख्याल रखना। तो पहला है लिव विन विन, अर्थात जिससे संबंध बना हो या जिससे संबंध है उसका इंटरेस्ट ऊपर रखो, लेकिन अपना इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंटरेस्ट मत रखो, अपना भी इंटरेस्ट रखो। 49% अपना भी इंटरेस्ट, अपना मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन जिसको तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपना परिवार, अपनी संस्था, उसका भी इंटरेस्ट रखना है। तो ये स्टीफन आर कावे इसको, इस हैबिट का नाम ही देता है लिविंग विन विन, अर्थात कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ठीक है। दूसरा ए का मतलब है अटेंशन। लोग ध्यान नहीं देते हैं। पति है, पत्नी पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल ध्यान नहीं। मैं कलकत्ता में मैनेजमेंट एक कोर्स करने गया था, तो वहाँ के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लाहड़ी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप घर जाते हो ऑफिस से तो क्या करते हो? बोले कि हाथ मुँह धो करके और अखबार लेके बैठ जाता हूँ और अखबार देखने पढ़ने लगता हूँ, तब तक पत्नी चाय लाती हैं, फिर चाय पीने लगता हूँ। उन्होंने कहा कि तो आप ध्यान नहीं देते हो कि पत्नी क्या कपड़े पहनी है, नया पहनी है कि क्या पहनी है, कैसी ड्रेस में लगती है, कि अब तो
शादी के हुए 20 साल हो गया, कौन ध्यान देता है इतना? बोला कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, आपको ध्यान देना चाहिए पत्नी पर। और ये हमने पूछा इससे क्या होगा? इससे संबंध मधुर होंगे। उनकी चलो अच्छी बात, एक सूत्र मिला। मैं आया दे करके चाय लेके आई, मैंने देखा, बोला कि वाह क्या बात है, ये साड़ी तो आप पर बहुत अच्छी लग रही है, कब खरीदा? पत्नी ने कहा कि ये 20 साल पुरानी साड़ी आपको नहीं लगती? मतलब 20 साल में वो साड़ी देखा ही नहीं, राइट। फिर हमने कहा अरे ये तो मिसफायर किया। दूसरे दिन फिर आया, फिर पत्नी को देखा, अरे वाह ये साड़ी में आप अच्छी लग रहे हो, ये साड़ी कितने दिन से आपके पास है? माथा पीटा। पत्नी ने कहा कि पहली बार पत्नी ने ध्यान दिया तो मैं आज गई, वो फिराया लाल की दुकान रांची में बहुत प्रसिद्ध थी उन दिनों, तो वहाँ गई, मैं नई साड़ी ली और ये नई साड़ी तुमको कई साल पुरानी लगती। बिल्कुल पति ध्यान नहीं देता, और ध्यान नहीं दोगे चाहे कोई भी हो तो संबंध मधुर नहीं हो सकते। जिसके साथ आप रहते हो, पहले तो आप ध्यान नहीं देते हो। ध्यान देने का सबसे बढ़िया साधन है कि आप पहले तो कपड़ों पर तो ध्यान दो, खास करके लेडीज़ के। पुरुषों के कपड़े पर ध्यान ना दो, बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन पत्नियां ध्यान देती हैं। ध्यान कमजोरी पुरुषों की है, तो ध्यान दो। ध्यान देने से, ध्यान भी एक प्रकार का प्रेम है। जिसको तुम प्रेम करते हो उस पर ध्यान देते हो, जिस पर ध्यान देना शुरू करते हो उसको तुम प्रेम करते हो। तो इसलिए ज़रूरी है, दूसरा सूत्र क्या है? अटेंशन, अर्थात जिसके साथ तुम्हारा संबंध है उस पर ध्यान दे। यू गॉट दिस पॉइंट? ठीक है। तीसरा पॉइंट, आर, रिकॉग्निशन, अर्थात जिसके साथ तुम्हारा संबंध है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके अच्छे काम की सराहना करो, अच्छे काम को अप्रिशिएट करो, राइट। और पत्नियां अप्रिशिएट नहीं करती हैं। पुरुष पति इतनी मेहनत करता है पत्नी से 2 शब्द सुनने के लिए, वेल डन, वेल डन। चलो यही एक जांच कर लेते हैं। ओशो धारा से जुड़ने के पहले कितने सौभाग्यशाली पति हैं जिनको कभी भी जीवन में पत्नी ने वेल डन कहा? हाथ उठाओ। नहीं कहा, नहीं कहा, एक भी हाथ नहीं उठा। देखा कि नहीं? मैंने रामायण पढ़ी कि कभी सीता ने राम को वेल डन कहा कि नहीं कहा, लेकिन पूरी रामायण कई बार मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, कभी भी सीता ने राम को वेल डन नहीं कहा। मैंने महाभारत पढ़ा, और जब मैं नेत्राट स्कूल का विद्यार्थी थी तभी मैं पूरा महाभारत पढ़ गया था, 12-13 साल की अवस्था में। उसके बाद कितनी बार महाभारत पढ़ने का मौका मिला। मैंने सोचा कभी द्रौपदी ने अर्जुन को, युधिष्ठिर को, 5 पतियों में से किसी को एक बार भी वेल डन कहा क्या? द्रौपदी ने कभी भी सराहना नहीं की। और करीब करीब अपनी पत्नी से वेल डन सुनने के लिए पति बहुत कुछ करता है। सिर्फ इन 2 शब्दों को सुनने के लिए उसके कान ललायित होते हैं और उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। चलो ऐसा तो नहीं हो सकता, मान लो एक दिन में 24 घंटे में एक काम तो कोई पति अच्छा करता होगा जिसके लिए तुम कह सकते हो। झूठी तारीफ नहीं करनी है, झूठी तारीफ करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो पुरुष होता है इंटेलिजेंट होता है तुम्हारी ही तरह, और ऐसा नहीं कि वो गेस नहीं करेगा, जज नहीं करेगा कि तुम झूठी तारीफ कर रही हो। झूठी तारीफ से जैसे ही पता चलता है ये झूठी तारीफ करके तो और नाराज़ हो जाता है। तो झूठी तारीफ नहीं करना। तो 24 घंटे में एक काम तो कोई ऐसा करेगा तुम कहोगे कि हाँ वेल डन, या बहुत अच्छा, अपनी भाषा में जो तुमको आता है, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चाहे तुम्हारे साथ किया या ऑफिस में किया या पड़ोस में किया, कहीं किया। चलो 24 घंटे में नहीं किया, 7 दिन में एक बार तो कभी उसने कोई अच्छा काम किया होगा, वो भी नहीं सही। 1 महीने में कभी तो एक काम उसने अच्छा किया होगा, नहीं वो भी सही। चलो 1 साल में, 1 साल में कभी तो एक काम अच्छा किया होगा, उसको कहो कि हाँ ये काम बड़ा अच्छा किया तुमने। जिंदगी बीत जाती है,
एक बार भी वेल डन शब्द मुंह से निकलता नहीं कि उसने अच्छा किया। पति कभी कभी सराहना करता है, पत्नियां बिल्कुल नहीं करती। जैसे पति कभी कभी ध्यान देता है, अधिकतर ध्यान नहीं देता, ऐसे ही पति कभी कभी सराहना कर देता है, पत्नियां नहीं करती हैं। जैसे मान लो कहीं पड़ोस में जाते हो खाना खाने और कहते भाभी जी क्या खाना बनाया, मन करता है उंगलियां चाट लें। अरे भाई तुम्हारी पत्नी अच्छा इससे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है कई बार, लेकिन उसमें तुमको अच्छा ही नहीं देती। और कभी कभी बना भी देती है तो क्या कहते हो, सेवइयाँ तो बड़ा बढ़िया बनाया आज तुमने, लेकिन मेरी माँ जो बनाती थी। अरे भाई आप माँ की बात यहाँ क्यों ला रहे हो बीच में घसीट के। ये बात सच है कि माँ के हाथ का खाना हर पुरुष को जितना अच्छा लगता है, पत्नी के हाथ का खाना उतना अच्छा नहीं लगेगा। वो बचपन से खाया है उसने, लेकिन ये अवसर नहीं है कि पत्नी की सराहना करते करते माँ की सराहना करने लगे। तो सराहना करना है, विशेष करके लेडीज़ को, पत्नियों को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर कोई काम तुमको लगता है, इससे क्या होता है, उसका हौसला बढ़ता है और भी अच्छा काम करने की उसके मन में प्रेरणा जगती है। तो तीसरा जो गुण है वो है आर, मतलब रिकॉग्निशन, अच्छे काम की सराहना करनी है। और ट्रांजैक्शन, चौथा अक्षर क्या है, टी। टी मतलब ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब संवाद। वाणी क्या तुम बोलते हो, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से अपने को तुम अभिव्यक्त करते हो। और सबसे महत्वपूर्ण मध्य होता है, याद रखना। मनसा अर्थात कैसे तुम सोचते हो, कर्मणा अर्थात उसको कैसे कर्म में ढालते हो। सबसे महत्वपूर्ण है वाचा। मन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, सोच पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम सब जानते हो कई बार विचार आते हैं जो तुम नहीं चाहते, विचार आते रहते हैं। कर्म पर भी बहुत अधिकार नहीं है। कारण क्या है, कब कौन सा कर्म आ जाएगा, जब ऐसे भूकंप आ जाए तो फट से तुम भागोगे, हमें तो भूल ही जाओगे कि गुरुजी भी बैठे हैं, उनका भी कितने लोग याद रखेंगे भूकंप आने पर भी। चलो मान लेते हैं, प्यार करते हो इसलिए बात मान लेते हो। लेकिन अधिकतर पत्नी बगल में बैठी है, उसको भी ख्याल नहीं रखोगे, भागोगे एकदम से अपनी जान बचाने। तो तुमको कुछ पता नहीं है क्या कर्म आएगा, क्या दे जाएगा। एक चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है, वाणी क्या बोलोगे, ये तुम्हारे अधिकार में। अगर वाणी को तुम साध लो तो संबंधों को साध सकते हो। वचन में कभी भी निगेटिव बात मत करो, क्योंकि निगेटिव बात करोगे तो निगेटिविटी अट्रैक्ट होगी तुम्हारे साथ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आ रहे थे, ट्रेन ही कैंसिल हो गया, तो ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, तो फिर जीवन में दिक्कतें ही आएंगी। उनकी चर्चा नहीं करने, विचार तो आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विचार नहीं आएगा, आने दो विचार। तुम वाणी से निगेटिव बात मत करो, और निगेटिव बात करोगे नहीं तो संबंध कटु होगा कैसे, होगा कैसे। रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पताल, और आप तो कह भीतर गई जूतों खात कपाल। रहीम खान खाना आर्ट ऑफ लिविंग के श्रेष्ठतम कवि है। 400 साल पहले उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग पर कलम चलाई, आज भी उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा। 400 साल तो किसी कवि की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि आर्ट ऑफ लिविंग पर भी कोई वो कविता कहे। इसलिए जब मेरी कलम चलने लगी है, कौन सही है कौन गलत क्या रखा इस नादानी में कौड़ी की चित, तो मैंने रहीम खान खाना को उससे क्षमा मांगी कि भाई 400 साल तक किसी ने कलम नहीं उठाई, चलो हम तुमसे पूछ करके अब कलम उठा रहे हैं, क्योंकि 400 सालों में ज़िंदगी बहुत बदली है, बहुत बदली है। तो रहीम खान खाना कहते हैं कि सारे झगड़ों का मूल हमारी वाणी है। देख रहे हो ये जो यूट्यूब पर और इंटरनेट पर ये सब चल रहा है, उसने ऐसा कर दिया तो उसने ऐसा कर दिया, सारा खेल कहने सुनने का है। तो तुम एक निर्णय ले लो कि अपनी वाणी से हम निगेटिव बात नहीं करेंगे, तुम्हारे संबंध कभी कटु नहीं हो सकते, ये वरदान मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि जैसा तुम बोलते हो विचार फिर वैसा फॉलो करता है, और जैसा विचार फॉलो करता है फिर भाव वैसे ही बनता है, और जैसा भाव बनता है तुम्हारी दुनिया वैसी बन जाती है।